नमस्कार। कैसे हैं आप? आजकल अफ़गानिस्तान की बहुत चर्चा हो रही है। जिसको देखिए उसको काबुल की चिंता है, अफ़गानिस्तान की चिंता है कि क्या हो रहा है। कुछ लोग इसी बहाने हमारे देश के भी कुछ वर्ग पे तंज कर रहे हैं। दोनों बातें हो रही हैं यहाँ कि देश में एक वर्ग है जो उनका समर्थक है, वो खुद जाके वहाँ देखे, अपनी बहन बेटियों को वहाँ भेज के देखे। इस तरीके के व्यंग किए जा रहे हैं। और दूसरा वर्ग है जो ये कह रहा है कि धर्म पे आधारित या हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, हम ही श्रेष्ठ हैं, और हमारी धार्मिक पुस्तकों में लिखी बातें संविधान है, पता नहीं कितने लोगों ने वो पुस्तकें पढ़ी हैं, उसी के हिसाब से सब कुछ होगा। और मेरे इलाके में वही होगा जो मैं चाहूँगा, जो हमारे धार्मिक मानदंड हैं उसी हिसाब से होगा। कि ये जो चिंतन है, इस चिंतन की एक बड़ी धारा भारत में भी पिछले कुछ सालों से हो गई है। तो एक वर्ग कह रहा है कि ऐसे लोग यहाँ भी हैं जो धीरे धीरे इनके हाथों में भले राइफल ना हो, वो आधुनिक हथियार ना हो, लेकिन सोच वही है, रास्ता वही है। खैर, ये तो आपसी बहस की बात हो गई, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे पे व्यंग करने के लिए। क्योंकि हम हिंदुस्तानियों की आदत होती है कि किसी भी हालत में हम कटाक्ष करना नहीं छोड़ते, व्यंग करना नहीं छोड़ते। जाने दीजिए, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, चलता आया है बहुत समय से। हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। एकाएक सबके इमोशंस बाहर आ रहे हैं, जिसको देखिए चर्चा करिए। तालिबान, काबुल, अफगानिस्तान, एकदम से हफ्ते भर के अंदर में। हमारे यहाँ होता क्या है कि कोई भी मुद्दा आता है तो ढेर सारे एक्सपर्ट निकल जाते हैं किसी भी चीज़ के। वो चाहे कुछ भी हो, वो चाहे रफाल की डील हो, ओलंपिक में खिलाड़ियों के मेडल कैसे आए, ट्रंप से जो नए प्रेसिडेंट बने जो बाइडेन, उनकी नीतियों में क्या क्या होना चाहिए, ये हमारे यहाँ सारे लोग डिस्कस करते हैं। न्यूज़ चैनलों के स्टूडियो में, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के कैंपस से लेके गंगा के किनारे घाटों तक, और दूर कहीं गांव में हल चला रहे लोग तक, इस मामले में बड़ा जागरूक समाज है हमारा। और अफगानिस्तान की जो समस्या है वो तो बहुत पहले से भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहते हैं 1857, उससे पहले से वो अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। दो दो युद्ध लड़े अंग्रेजों ने, बहुत बुरी हार हुई। उसके बाद हम उतने पीछे की बात नहीं करेंगे। अभी जो वर्तमान में ही छोटे छोटे कालखंड ऐसे हो चुके हैं कि जो सीधे सीधे इतिहास ही बनते जा रहे हैं, बनते गए। हम सीधे आते हैं 1980 के आसपास। वहाँ से थोड़ा जोड़ने में ठीक रहेगा, आपको भी बोरियत नहीं होगी और सीधे सीधे हल्के में समझ लेंगे। सोवियत संघ की जो विचारधारा थी, कम्युनिज्म, वो दुनिया के तमाम हिस्सों में फैल चुकी थी। चीन था ही, कोरिया हो ही गया था, लेकिन ठीक दुनिया भर में और देश तो थे ही, वो आप जानते ही होंगे। लेकिन ठीक सोवियत संघ से सटा हुआ जो हिस्सा है एक अफगानिस्तान, वहाँ वैसे ही कबीले थे अलग अलग। और कहने को काबुल में एक शाह थे, जैसा अभी है कि काबुल, ऐसा तो नहीं है ना कि आप जो देख रहे हैं टीवी पे, जो अखबारों में देख रहे हैं कि एकाएक आ गए तालिबान। कहाँ से आ गए भाई? वो तो वहीं थे ना। ऐसा तो नहीं है कि उनको एलियंस ने एयर ड्रॉप किया है, पैराशूट से मंगल ग्रह से किसी ने भेजा हो। और
अत्याधुनिक हथियार दे के, गाड़ियाँ दे के। ऐसा तो है नहीं, वो तो सब वहीं थे। बस काबुल से अमेरिकी फौज घट गई, वो लोग आ गए। वैक्यूम, ऐसा नहीं कि वैक्यूम बना और उसमें आ गए, वो अगल बगल थे ही। तो अफगानिस्तान में भी कम्युनिस्ट क्रांति होती है, यानी रूस के सपोर्ट से एक कम्युनिस्ट आंदोलन वहाँ खड़ा किया जाता है राजधानी काबुल में और अगल बगल। तो वहाँ की जो व्यवस्था चली आ रही थी उसको पलट के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफगानिस्तान कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कि उनका शासन हो गया। 1978, 79, 80 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ और 80 तक आते आते हो गया। तो कम्युनिस्ट पार्टी अफगानिस्तान उसका नाम दे दीजिए। लेकिन वो लोग थे सीधे मास्को से, जिनका डायरेक्ट वो था। लेकिन उनका भी शासन कहाँ हुआ, बस जो काबुल का शाह था उसको पलट दिया गया और इन्होंने अपना आदमी बैठा दिया। और बैठाने के साथ फिर ये सोच थी कि हम आधुनिकता लाएंगे, विकास करेंगे। वैसे आजकल आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि 1942 में वहाँ पहली बार लड़कियों का बैच था, जो मेडिकल स्टूडेंट्स के बैच में था, वो पास आउट हुआ। यानी ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान बहुत पीछे जा चुका देश था, वो प्रगति पे चल रहा था। 42 में काबुल मेडिकल यूनिवर्सिटी में लड़कियों का बैच पास हुआ था। तो समझ सकते हैं कि तो जब रूस ने वहाँ बैठा दिया अपना, तो उसके बाद अगल बगल और जो लोग थे वहाँ संघर्ष शुरू हुआ। इसी बीच क्या होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो सेकेंड इन कमांड थे, रूस को लगा कि ये आदमी अमेरिका की तरफ झुक रहा है। फिर वहाँ एक कार्यक्रम बनाया गया और उसकी हत्या करवा दी गई। हत्या होने के बाद रूस ने अपने आदमी बरबक करमाल को बैठाया वहाँ, और कुछ रूसी उनके सहयोग के लिए, जिनका प्लान था कि हम यहाँ थोड़ा व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, बिल्डिंगें बनवा देंगे, अच्छी अच्छी स्कूल बनवा देंगे, सड़कें सही करा देंगे, वो कराएंगे। लेकिन जब सीधा हो गया कि रूस का वहाँ वो कब्जा हो गया, उसको कब्जा ही कहेंगे, तो अमेरिका ने खेल शुरू कर दिया पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर, कि अगल बगल के जो कबीले थे, वही लड़ाके जो थे, उनको इन्होंने तैयार करना शुरू किया, जिसको मुजाहिदीन कहते हैं। तो मुजाहिदीन सक्रिय होने लगे, रूस के विरोध की बात होने लगी, और मुजाहिदीन धीरे धीरे काबुल से दूर, काबुल में तो एक प्रोटेक्शन था, मुजाहिदीन धीरे धीरे संगठित होने लगे, जिनका लक्ष्य था कि काबुल चलो और उस सरकार को पलट दो। जब ये स्थिति बनी तो ब्रेजनेव जो थे रूस के सुप्रीम लीडर, उन्होंने कहा कि हम सीधे काबुल तक अपनी फौज उतार देंगे और कब्जे में कर लेंगे सारा कुछ, और स्थितियां ठीक करके वापस जाएंगे, जिसे ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन कहा गया। रूसी फौजें काबुल तक आ गई, रूस की फौज काबुल तक पहुंच गई। उनका वहाँ भी प्रोग्राम ये था, कहा गया था कि अधिक से अधिक कम से कम 6 महीने, अधिक से अधिक साल भर, इतने दिन में हम यहाँ से निकल जाएंगे स्थितियाँ ठीक करके। समझ रहे हैं आप? उस समय भी जब रूस के लगभग 1 लाख से ऊपर फौजी आ चुके थे, तब भी 80% इलाकों में इन मुजाहिदीनों का ही कब्जा था। राजधानी और उसके अगल बगल रूसी थे, रूस के बनाए हुए वहाँ प्रेसिडेंट थे। रूस की ये सोच थी कि हम हाईवे क्लियर करा देंगे आतंकवादियों से, जो बड़े, उनको आतंकवादी बोलते थे, कि जो बड़े बड़े शहर हैं उनको मुक्त करा देंगे, फिर हम निकल जाएंगे।
रूस के इस कदम की संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत आलोचना हुई। प्रस्ताव लाया गया इसके विरोध में कि यह गलत है। यह प्रस्ताव पास भी हो गया। पूरी दुनिया ने निंदा की। जानते हैं किन देशों ने रूस के पक्ष में केवल अपना मत दिया? अंगोला, पूर्वी जर्मनी, वियतनाम और भारत। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो जब भारत ने भारतीय प्रतिनिधि थे ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश मिश्रा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय सबसे शक्तिशाली शक्ति से ताकत थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि गृह मंत्री आडवाणी जी को भी उनसे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे अटल जी के। इंदिरा गांधी के समय वो संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे स्थायी प्रतिनिधि थे। उन्होंने बहुत जोरदार भाषण दिया कि सोवियत संघ को क्यों हक है कि वहाँ जाके स्थितियाँ सुधारे, और किसी दूसरे को क्यों हक नहीं है कि सोवियत संघ के इस कदम की आलोचना करे। भारत के इस कदम से अमेरिका भौचक रह गया, और पूरा जो नॉन कम्युनिस्ट दुनिया थी उसमें भी इंदिरा जी की बहुत आलोचना हुई। अमेरिकन प्रतिनिधि तो बहुत आगे तक जाके वहाँ बोले भी कि ये ब्रजेश मिश्रा एक आईएफएस जो हैं, ये इनके शब्द हैं नहीं, ये सीधे इंदिरा गांधी डिक्टेट कर रही हैं, ये लोग रूस की गोद में खेल रहे हैं। खैर, वो रूस और अमेरिका की अपनी लड़ाई थी, लेकिन सबसे अधिक तकलीफ उसमें हुई गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े लोगों को। क्योंकि भारत नेहरू जी के समय से ही पॉलिसी थी कि हम गुटनिरपेक्ष हैं, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवा था भारत। तो उससे युगोस्लाविया जैसे देश, जो इसमें भारत के अलावा जो एक दो देश और थे जो ताकतवर थे, उसमें युगोस्लाविया था, उनको भी बड़ी निराशा हुई कि ये भारत ने क्या किया। नाइजीरिया जैसे जो कुछ देश थे, अफ्रीका का बड़ा देश, उसने सीधे सीधे रूस की आलोचना तो नहीं की, लेकिन कहा कि ये जो थर्ड वर्ल्ड है, तीसरी दुनिया जिसको बोलते हैं, उसके देशों की सबसे अधिक मदद रूस ने की है, लेकिन सोवियत संघ ने की है, लेकिन ये अब क्या हो रहा है। तो एक चीज़ स्पष्ट हो गया। अब होता क्या है कि फिर 1980 में मॉस्को में ओलंपिक होना है, तो अमेरिका और उनके सहयोगी देशों ने ओलंपिक का बहिष्कार कर दिया कि जाओ, हम तुम्हारे पार्क में नहीं आ रहे हैं खेलने। इसका बदला रूस ने लिया लॉस एंजल्स ओलंपिक में। और इधर लड़ाइयाँ शुरू हैं। रूस की हवाई सेना मुजाहिदीनों के इलाकों पे उनके खात्मे के नाम पे बम बरसाती। मुजाहिदीन कितने मरते पता नहीं, आम नागरिकों की बहुत जानें गईं। काबुल छोड़ के बाहर के अधिकांश इलाकों में लैंड माइन्स बिछा दी गई। कहा गया था कि उस समय कहीं भी चलना अफगानिस्तान में जान हथेली पे लेके चलने के बराबर हो गया, कि पता नहीं कहाँ वो बारूदी सुरंग जमीन के अंदर बिछी हो जो फट जाए और आप के चिथड़े उड़ जाएं। रूस लड़ता रहा, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली, क्योंकि मुजाहिदीनों के साथ सीधे आईएसआई के ऊपर बंदूक रख के सीआईए खेल रहा था। उतना ही नहीं, उसके साथ चीन, सऊदी अरब, ईरान, ऐसे देश अपनी सारी विचारधाराओं को छोड़ के एक मत में कि रूस को यहाँ से निकालना है। वो एक प्ले ग्राउंड बन गया, बैटल ग्राउंड बन गया अफगानिस्तान। तो जो 6 महीने, कम से कम अधिकतम साल भर की बात कर रहा था रूस, 9 साल वहाँ रहा। अब वो भी तब गया जब मिखाइल गोर्बाचोव जैसे उनके एक चमत्कारी नेता हुए। उन्होंने 87 में बात शुरू की कि हम अपने फौजी यहाँ से हटा लेंगे, कोई फ़ायदा है नहीं यहाँ। और उसके बाद 88 से सैनिकों की वापसी शुरू होती है। जनवरी फरवरी 89 तक आते आते आखिरी रूसी फौजी भी वहाँ से चला गया। और ठीक इन्हीं हालातों में गया जैसे अमेरिकी गए थे, कि हम लोग जा रहे हैं भाई, अब आप लोग अपना देखिए, अब हमसे नहीं होगा ये। एकाएक वो चले गए। और हुआ वही, क्योंकि रूस जब फुल स्ट्रेंथ में था, पूरी ताकत में था, तब भी 80% इलाकों पे तालिबानियों का कब्जा था। इनके जाते ही सीधे काबुल वो लोग पहुंच गए। और जो रूस के द्वारा स्थापित भारत समर्थक राष्ट्रपति थे, जो कई बार दिल्ली की सड़कों पे खान मार्केट में टहलते हुए भी दिख जाते थे, उनको काबुल में चौराहे पर बिजली के खंभे पे लटका दिया गया। जश्न भारत में भी हुआ उसका।
कश्मीर में भी उस समय नारे लगे थे कि मजहब का परचम लहराया, खूने शहीदा रंग लाया, रूस ने बाजी हारी है, अब कश्मीर की बारी है। ये नारे लगे थे उस समय भी। यहीं ख़त्म करते हैं, दूसरे भाग में और कुछ बात होगी, लेकिन बस ये याद रखिएगा आज की घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए कि उस समय भारत ने रूस के पक्ष में वोट दिया था। इसलिए वो तालिबान क्यों चाहेंगे भारत की भागीदारी? आप वहाँ के किसी विकास कार्य में या सरकारी मामलों में तो खैर उनके अपने नियम है, लेकिन क्यों चाहेंगे? उन्हें याद है ना कि उस समय चार ही देश तो थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत सुरक्षा परिषद का इस समय अध्यक्ष है, क्यों नहीं कुछ करता? सुरक्षा परिषद वास्तव में जो वो मुख्य देश हैं 5, वही डिसाइड करते हैं, वही निर्धारित करते हैं। 10 सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं अस्थायी सदस्य के रूप में। उन 10 में इस बार सेंट विंसेंट है, नाइजर है, ग्रेनेडिन्स है, आप जानते हैं, इनका नाम सुने हैं, और उसमें से एक भारत भी है। और इन सबको एक एक महीने के लिए सुरक्षा परिषद की अस्थायी जो जो ये सदस्य हैं इनको भी कि एक एक महीने के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने को मिलती है। तो इस बार अगस्त में भारत की बारी है। एक महीने में क्या निर्णय कर लेंगे, क्या सोच लेंगे, और इनकी बात का वजन कितना होगा, ये सोचिएगा। और ये भी सोचिएगा कि मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे खतरनाक दौर इस समय यमन में चल रहा है। लाखों मरे वहाँ, बगल में ही वहीं सूडान में संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार 20 लाख लोग मर चुके हैं पिछले 6 साल में। भयावह दौर है, उसकी कहीं कोई चर्चा ही नहीं होती। हर तरफ काबुल काबुल काबुल, सब कोई काबुल एक्सपर्ट बना हुआ है कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। इतना ही, आगे फिर बाद में बात होगी, बस ताकि आप इतने पर ही कुछ सोचें। धन्यवाद।